Good morning. Today is 15 December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है, देखिए कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि डिमोनेटाइजेशन और अदर फैक्टर्स के कारण जो इन्फ्लेशन है वो बहुत कम हो गई है। इवन डिफ्लेशन की ओर हम अग्रसर हैं। इन्फ्लेशन जो है 3.6% यानी पूरे 2 साल के पिछले 2 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। और जो ये आर्टिकल है वो है हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम जीत रही है लगातार, उससे रिलेटेड है और ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में जो आया था उसको 10 साल पूरे हो गए हैं, इससे रिलेटेड ये बीच का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंटरव्यू है इनके श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का, ये इंटरव्यू है विक्रमसिंघे का, और सारा का सारा जो उसमें उनकी श्रीलंका के इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लाइक हाउ योर ओपोजिशन पार्टीज आर पार्टिसिपेटिंग, डू यू हैव नंबर्स टू पास एनी लॉ, इस तरह की चीज़ें हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में इसे डिस्कस करेंगे लेकिन ये होलिस्टिकली पिक्चर नहीं दर्शाता इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की। ये जो आर्टिकल है वो रोहिंग्या एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है म्यांमार के अंदर में, उसके प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है, कैसे आर्मी उन पर अत्याचार कर रही है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है इसकी जो हेडिंग है उसमें डिफ्लेशन दिया है, लेकिन हालांकि डिफ्लेशन है नहीं। डिफ्लेशन होता क्या है, सबसे पहले उस पर नज़र डाल देते हैं। डिफ्लेशन वो होता है अगर कंटिन्यूसली प्राइसेस में फॉल हो, यानी अगर देखिए जो रेट है, जो चीज़ें आज मिल रही हैं वो नेगेटिव स्तर पर पहुंच जाए। यानी देखिए एक तो होती है इन्फ्लेशन, यानी प्राइसेस के दाम बढ़ जाएं, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर जिस रेट पर कोई वस्तु प्रोड्यूस हुई है उसके दाम उससे भी कम हो जाएं, यानी फैक्ट्री रेट से भी कम हो जाए, आप मार्केट रेट तो छोड़िए, उससे भी कम हो जाए, यानी फॉल हो जाए मार्केट के प्राइसेस में, वो होता है डिफ्लेशन। हालांकि अभी डिफ्लेशन नहीं है, हेडिंग में इसका इस्तेमाल किया गया है डिफ्लेशन, लेकिन ये डिफ्लेशन नहीं डिसइन्फ्लेशन है। डिसइन्फ्लेशन मतलब जो इन्फ्लेशन की रेट है उसमें कमी आई है। जैसे कि पहले 5.6% से महंगाई थी, अब घटकर महंगाई 3.6% हो गई है, यानी इन्फ्लेशन की जो रेट है उसमें कमी आई है। इस चीज़ को कहते हैं हम डिसइन्फ्लेशन। अगर प्राइसेस लेवल कम हो जाएं, जिस रेट पर वो वस्तु बनती है उसको कहते हैं डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन जैसी चीज़ें आती हैं जब रिसेशन वगैरह आता है तब, हालांकि ऐसी स्थिति अब हमारे देश में अभी नहीं है। और कैसे इस डिफ्लेशन से पार पाया जा सकता है, देखिए कई रीज़न से आता है। अब आने वाली स्लाइड्स में हम वही डिस्कस करेंगे। यही इसकी डेफिनेशन है। कई बार आप कहते हो कि डेफिनेशन देने के लिए, व्हेन द ओवरऑल प्राइसेस लेवल डिक्रीजेस सो दैट इन्फ्लेशन रेट बिकम्स नेगेटिव, इट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। हालांकि डिफ्लेशन नहीं है अभी, तो ये उल्टा है। ये देखिए इन्फ्लेशन का उल्टा है, लेकिन अभी डिसइन्फ्लेशन है। ऑन द अदर हैंड डिनोट्स ए स्लोअर डाउन इन द इन्फ्लेशन रेट व्हेन द इन्फ्लेशन डिक्रीजेस। जब इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो जाए, यानी पहले अगर कोई 6% से इंक्रीज हो रही थी इन्फ्लेशन, अब 3% से हो रही है, यानी कम हो गई, 6 से 3 पर आ गई, तो उस चीज़ को कहते हैं हम डिसइन्फ्लेशन। तो किस कारण से आती है डिफ्लेशन? देखिए डिसइन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है किसी भी कारण से आ सकती है। अगर डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है उसमें चेंज आ जाए, रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, देखिए अभी हमारा डिमोनेटाइजेशन हो गया, यानी लोगों के पास पैसा कम है तो वो चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई, कोई भी मार्केट रूल है वो डिमांड एंड सप्लाई रूल पे काम करता है, यानी जिस चीज़ की जितनी डिमांड होती है उसके रेट उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब देखिए लोगों के पास पैसा तो है नहीं खाने के लिए, अब देखिए 100 के नोट और इनकी कितनी कमी है, तो होगा क्या, जो मार्केट में जो चीज़ें हैं वो तो ज़्यादा उपलब्ध हैं। कोई भी चीज़ देख लीजिए अब खाने की, या फिर दूसरी जो खाने की देखिए लोग खरीदेंगे ही, लग्जरी आइटम देख लीजिए कुछ जिस पे लोग अपना खर्चा करते हैं बाद में सैलरी काट के। अब क्या है, उन चीज़ों पर लोग खर्चा करना कम कर देंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और वो चीज़ें उतनी ही हैं, तो वो चीज़ों का रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा क्योंकि उनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो मार्केट का रूल ये है कि अगर डिमांड कम है तो उसका रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो इसीलिए डिफ्लेशन आता है, उस चीज़ के रेट कम हो जाएंगे। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, देखिए कई बार ऐसा होता है, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले आपने देखा होगा कि हाथ से हम चीज़ें बनाते थे, इंग्लैंड में सबसे पहले आई थी, बाद में एक जो स्पिंडल का आविष्कार हुआ तो मशीन से चीज़ें बनने लगी और काफ़ी चीज़ें बनने लगी। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर होता है तो चीज़ें उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन लोगों के पास पैसा आएगा नहीं, तो इसलिए भी कई बार डिफ्लेशन आ सकता है। और ये सारी जो 2 पॉइंट्स हैं, कैश बिल्डिंग, फॉल इन द डिमांड, काजेज फॉल इन द प्राइसेज, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आगे कौन से पॉइंट है, देखिए इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस प्राइस डिफ्लेशन के ये हो सकते हैं। देखिए कुछ हम 2-3 पॉइंट मेन डिस्कस करेंगे, बाकी आप समझ जाओगे, क्योंकि देखिए 30 मिनट के वीडियो में हम सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकते और 50 मिनट का वीडियो हम बना नहीं सकते, क्योंकि देखिए वैसे ही जैसा आपने कहा कि इतना टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में ही, तो खैर छोड़िए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और देखिए अब डिफ्लेशन से होता क्या है, अगर देखिए जरूरी वस्तुओं के रेट कम हो गए तो क्या होगा, अगर कोई फैक्ट्री पहले प्रोड्यूस करती थी 500 चीज़ें, अब
अब मार्केट में डिमांड तो है नहीं और रेट भी कम हो गए, तो अब वो चीज़ प्रोड्यूस करेगी 400, तो 400 चीज़ें वो प्रोड्यूस करेगी, तो देखिए उन कंपनी को फायदा होना कम हो गया। अब कंपनी को फायदा कम हो गया, यानी उसको पैसे कम मिल रहे हैं। अब वो कहीं से तो वो अपना फायदा निकालेंगे ना, तो वो क्या सोचते हैं कि जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके रेट यानी वेजेस कम कर दिए जाए, उनकी तनख्वाह कम कर दी जाए, तो ये डिफ्लेशन का ये नुकसान होता है, प्रेशर फॉर द लोअर वेजेस। और जो ये चीज़ें देखिए रियल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाती हैं, यानी ज़्यादा लोगों को पैसे की जरूरत है। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन है, लोगों के पास पैसे की ज़्यादा जरूरत है लोगों को, तो ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाती हैं और बिजनेस के प्रॉफिट घट जाते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। तो चीज़ें कम ऑटोमेटिक कम प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डिमांड ही कम है, इसलिए बिजनेस के प्रॉफिट भी कम हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए लोअर वेजेस आएगी एक टाइम के बाद में, अगर फिर भी फायदा नहीं हुआ तो वो उनको हटा भी देते हैं, ताकि कंपनी को अपना फायदा, कंपनी तो हमेशा अपना फायदा देखती है। आपने देखा होगा 2008 के रिसेशन में भी कैसे IT कंपनीज ने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था, और प्राइस कंपिटिटिवनेस बढ़ती है। अब देखिए चीज़ें कम प्रोड्यूस हो रही है, तो देखिए सारे के सारे एक वार चलेगा, प्राइस वार चलेगा कि हम और भी कम प्रोड्यूस, क्योंकि ऑलरेडी जिन कंपनीज ने प्रोड्यूस कर दिया है वो तो बेचना चाहेंगी ना, तो तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट वार या फिर कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपना माल तो निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए प्राइस कंपिटिटिवनेस बढ़ जाती है। तो ये कंसिक्वेंसेज होते हैं डिफ्लेशन के। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आर्टिकल की तरफ में, ये बात करते हैं देखिए डिफ्लेशनरी शॉक की। इसका रीज़न ये बताते हैं क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन जो होती है वो होती है सब्जियों वाली, जैसे फूड एंड वेजिटेबल्स हैं, वो होती है रिटेल इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर्स खरीदता है रिटेल में। होलसेल वाली WPI होती है। तो अब आजकल क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन CPI है और यही हेडलाइन इन्फ्लेशन है। ये थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कौन सा कोर इन्फ्लेशन होता है, कौन सा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। तो देखिए ये हुआ किस लिए, ये एक फैक्टर तो जैसे साफ साफ डिमोनेटाइजेशन है, दूसरे फैक्टर्स भी इसके हैं, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडलाइंस का जो CPI इंडेक्स है उसने वो पहुंच गया 3.63% के, जो 2 साल का लो है, और बेस इफेक्ट ने भी इसका पूरा नुकसान पहुंचाया इसको इतने लो लेवल पर ले जाने के लिए। अब बेस लेवल पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, बेस लेवल पे एक क्वेश्चन बनता है साफ साफ, और पिछले साल UPSC में आया भी है, तो उस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। पहले पिछले साल ये 5.41% था पिछले नवंबर में, और मेजर जो इसका देखे कंट्रीब्यूटर वो है प्राइस गेन्स, यानी जो स्लो डाउन आया है। स्लो डाउन किस में आया है, जो फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप, इसमें फूड में जो डिफ्लेशन आया उसका कारण ये बना है कि डिफ्लेशन अभी 3.63% पर पहुंच गया है। और दूसरा आप ये भी देख लीजिए, प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों वगैरह के दाम भी सस्ते हुए हैं। लेकिन अभी स्टोरी में एक और ट्विस्ट है, तो कौन सा ट्विस्ट है वो देखते हैं हम। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ, अब आपको एक थोड़ा छोटा सा फंडा बताता हूँ, इसमें यहाँ पे खाली स्पेस है। अब देखिए डिमोनेटाइजेशन हुआ यानी लोगों के पास पैसा कम है और डिमांड कम है। तो जब भी डिमांड कम होती है तो RBI के पास में कई सारे टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, एक सेकंड, RBI के पास में कई सारे टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जैसे CRR और जो कैश रिजर्व रेशो है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। एक से समझ लीजिए, बाकी आप सारे समझ लोगे। देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होती है जिससे बैंक लोन लेते हैं RBI से। यानी देखिए बैंक जब भी बैंकों को जरूरत पड़ती है वो RBI से लोन लेते हैं और RBI इनको लोन देते हैं। लेकिन ये सब फ्री में नहीं होता, इसके पैसे लगते हैं, और जिस रेट पर वो लोन देते हैं, बैंक्स को RBI लोन देती है, उसको कहते हैं रेपो रेट। अब इसका कंज्यूमर पे क्या फर्क होता है वो समझ लेते हैं। अब देखिए RBI बैंक को लोन देगा रेपो रेट पे, अगर रेपो रेट कम होएगी, अब देखिए 100 रेट पे अगर मान लीजिए रेपो रेट आज 6% है, यानी 100 रुपये पे रेपो रेट 6% है, तो 106 रुपये लगेंगे। अब देखिए यही तो बैंक को कंज्यूमर्स को भी लोन देना है, तो अगर रेपो रेट ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर्स को रेट भी, जो लोन है वो भी ज़्यादा रेट पर मिलेगा। अगर रेपो रेट कम होएगी तो कंज्यूमर को जो लोन है वो भी सस्ते दामों पर मिलेगा। तो यानी रेपो रेट का साफ साफ फर्क कंज्यूमर्स पर पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वो भार है रेपो रेट का वो जो बैंक्स हैं वो कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं और लोन सस्ता और महंगा कर देते हैं। अब जबकि डिमोनेटाइजेशन हुआ यानी नोटबंदी हुई, तो डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा कम है, तो होना तो साफ साफ यही चाहिए था कि RBI है वो रेपो रेट और जो बाकी रिवर्स रेपो रेट और CRR है, इनकी रेट्स ऐसे कर दे कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके जनता को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, RBI ने ये नहीं रेट्स इस लेवल की करी कि जनता को उसका फ़ायदा पहुँचाया जा सके। उसका भी एक रीज़न है, उसका रीज़न अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन RBI ने ऐसा क्यों नहीं किया, पहले वो जान लेते हैं। क्योंकि देखिए इसमें स्टोरी में एक ट्विस्ट ये है कि जो ओपेक है वो उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी है जिससे आने वाले दिनों में, कार्टेल है, ओपेक कार्टेल है, आपको पता ही होगा कि सभी देश मिलकर एक चीज़ डिसाइड करते हैं। अब देखिए
तेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। इन सभी देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम कम तेल प्रोड्यूस करेंगे, कम तेल प्रोड्यूस करेंगे तो तेल का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आरबीआई यह एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो तेल के दाम है आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं, और सेंट्रल बैंक ने इसीलिए, और सेंट्रल बैंक का टारगेट एक ये भी है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको 5% रखा जाए मार्च के अंदर में। और दूसरी ये चीज़ है फूड इन्फ्लेशन है। अब सब्जियों इनके दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है फिशेस वगैरह और ये इन चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, यानी उल्टा हो रहा है। सब्जियों के दाम घट रहे हैं लेकिन जो फिशेस हैं और इनके दाम बढ़ रहे हैं। तो 3-4 रीज़न है जिससे कि आरबीआई ने फर्स्ट 2-3 3-4 ये रीज़न है जिससे कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज नहीं किया। अब थोड़ा सा ये है कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन में अगर ये चीज़ें घटा दी जाएं, जैसे कि फूड प्राइसेस और जो पेट्रोल या ऑयल प्राइसेस हैं, तो वो कोर इन्फ्लेशन हो सकता है। यानी इन्फ्लेशन सीपीआई जो भी हो माइनस में फूड प्राइसेस या फिर प्लस में ऑयल प्राइसेस, यहाँ पे ब्रैकेट है। तो देखिए ये जो होता है, दोबारा से बोलता हूँ आपको शायद समझ आ गया होगा, अगर इन्फ्लेशन काउंट करनी हो लेकिन उसमें हम फूड के प्राइसेस और जो ऑयल के प्राइसेस है वो काउंट ना करें तो ऐसी इन्फ्लेशन को कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। ये प्राइस इसलिए हम काउंट नहीं करते क्योंकि काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए हम इनको माइनस करके इन्फ्लेशन काउंट करते हैं कई बार, ताकि ट्रू सिचुएशन हमारे पास आ सके, क्योंकि जो फूड और ऑयल प्राइसेस हैं वो तो काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जब ये भी ऐड करें, यानी सब कुछ ऐड करें, ऑयल प्राइसेस और फूड प्राइसेस भी ऐड करें, तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। आजकल देखिए पहले ये WPI होता था, इज द मेजर ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब आजकल CPI है, यानी आरबीआई वगैरह CPI को देखते हैं कुछ भी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए। अब देखिए ये सब रीजन है। अब आरबीआई ने क्यों नहीं घटाए, उसके ये कारण थे। उस टाइम हमने थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर लिया था और बाद का। अब ये देखिए जो रीजन और बताए, सर्विस सेक्टर और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एजुकेशन है, यहाँ भी देखिए स्टिकनेस है और यहाँ इनके रेट बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो ये है शुगर वगैरह है और फिशेज एंड एग्स हैं, इनके रेट भी बढ़ रहे हैं। यानी देखिए दोबारा से बोलता हूँ, सब्जियों के रेट घट रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ अभी भी इन्फ्लेशन है। यही चीज़ है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं घटाए, दैट वाज द रीजन आरबीआई डिडंट रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स। और अब देखिए पॉलिसी मेकर्स के पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये बाद में हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। और रीज़न क्या था, शॉर्टेज ऑफ कैश, तो ये सारा आर्टिकल ऑलमोस्ट डिस्कस हो ही चुका है। लेकिन एक चीज़ अभी बाकी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा आरबीआई के पास में इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का डायलेमा रहता है। ये डायलेमा क्या होता है हम वो देख लेते हैं। एक तरफ तो देखिए ग्रोथ की आवश्यकता होती है, जैसे मोदी और पॉलिटिशियन एग्जीक्यूटिव हमेशा कहते हैं कि हमें ग्रोथ की आवश्यकता होती है ताकि जनता के सामने दिखा सकें कि हमने इतनी ग्रोथ हमारे कंट्री ने करी है, 6.6% और 8%। अब ये ग्रोथ आएगी कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आती है? इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे आती है जब जनता के पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो और वो स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश करें। अब देखिए अगर किसी के पास, आप एग्जांपल ले लीजिए, मरुनाल का एग्जांपल ले लीजिए। अगर मरुनाल को बैंक से आसानी से लोन उपलब्ध है तो मरुनाल अपनी एक जो फ्री है, जो अच्छा काम करता है मरुनाल, वो और ज़्यादा अच्छा कर सकेगा, एक स्टार्टअप इस्टेब्लिश करेगा। जैसे रोमन सैनी है, रोमन सैनी के पास अगर लोन उपलब्ध है तो वो एक स्टार्टअप इस्टेब्लिश करेगा जो बाद में हालांकि अपना रेवेन्यू मॉडल खोज लेगा लेकिन एक फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होता है, देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोन अगर जनता के पास उपलब्ध हो, यानी आरबीआई अगर अपनी जो रिवर्स रेपो रेट है और रेपो रेट है ऐसी कर दे कि बैंक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन देश के जनता को, और जनता ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लोन दिया जा सके और वो ग्रोथ में अपनी भागीदारी निभाएं। लेकिन होता क्या है, इससे एक उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। अब देखिए जितना ज़्यादा पैसा जनता के पास में आएगा डिमांड उतनी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी उसी लेवल में बढ़ जाता है। तो हमेशा एक डायलेमा रहता है, जब भी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं महंगाई अपने आप आ जाती है। महंगाई ऐसे आ जाती है क्योंकि देखिए ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना पड़ता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उतारना पड़ता है मार्केट में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम मार्केट में उतारते हैं, अगर आरबीआई अपनी ऐसी पॉलिसी करता है या फिर गवर्नमेंट भी अगर टैक्स कम करती है, गवर्नमेंट के पास भी अपने अलग से टूल्स हैं। आरबीआई के पास में मॉनेटरी पॉलिसी है तो गवर्नमेंट के पास में फिस्कल पॉलिसी है जिसमें वो अगर टैक्स कम करें तो जनता के पास में ज़्यादा पैसा आता है, तो उसी चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो हमेशा ये डायलेमा रहता है, कंफ्यूजन रहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं या इन्फ्लेशन को बढ़ाएं, और दोनों के बीच में एक बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश करें। तो ये पूरा आर्टिकल था, ज़्यादा ही डिस्कस हो गया तो बाकी के आर्टिकल्स हमें जल्दी डिस्कस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन पुराना यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखिए फूड इन्फ्लेशन है, बढ़ा है पिछले कुछ साल में, तो क्या इसके कारण रहे? ग्रेजुअल स्विच ओवर रहा, ये देख लीजिएगा आप, थोड़ा टाइम कम है और पॉज करके इसको यहाँ पर वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा।
और दूसरा भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बेस इफेक्ट से रिलेटेड, कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज बेस इफेक्ट। मतलब कई बार हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया बेस इफेक्ट के कारण, तो बेस इफेक्ट होता क्या है। तो ये 4 ऑप्शंस है, इंपैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, और ये चारों ऑप्शंस। तो ये चारों ऑप्शंस देख के आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, और अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए वो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से रिलेटेड, जो मेन आर्टिकल बीच का है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को 10 साल पूरे हो गए, 2006 में ये एक्ट पास किया गया था। और देखिए ये किस लिए है, ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है उनको राइट्स देती हैं, यानी जो 75 साल से यानी 3 जनरेशन से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको हक है उस राइट्स पे। और स्टेट एक यू कैन सी डेट स्पेसिफिकली एक पट्टा प्रोवाइड करता है उनको कि वो उस लैंड की जो माइनर प्रोड्यूस है, यानी अगर देखिए फॉरेस्ट में कोई पेड़ वगैरह हैं, पेड़ के पत्ते या फिर कोई भी चीज़ है माइनर प्रोड्यूस, काट नहीं सकते पेड़ को, लेकिन फॉरेस्ट के जो माइनर प्रोड्यूस है उनको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये राइट्स प्रोवाइड करता है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को। और जो इनजस्टिस हुआ था, अब देखिए ये बात करते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये आपको पता लगेगी 75 साल यानी 3 जनरेशन से जो लोग रह रहे हैं। अब इसका देखिए कुछ कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। हुआ क्या था कि ये क्वेश्चंस पहले से देख लीजिए लेकिन खाली जगह। अब देखिए हुआ क्या था, जब अंग्रेज आए हमारे टाइम में, ब्रिटिशर्स आए, तो उनको तो देखिए ट्राइबल्स वगैरह का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो उनका सिर्फ एकमात्र मकसद यही था कि इंडिया की इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए, और उनके लिए तो सब बराबर थे, ट्राइबल्स भी बराबर थे और ये सब बराबर थे। तो उन्होंने काफ़ी तरह की उनकी पॉलिसीज़ ने ट्राइबल्स की राइट्स का वायलेट किया, और एक बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट उनको उनके राइट से वंचित रखा गया। पुराने टाइम में ट्राइबल्स थे वो फॉरेस्ट के मालिक थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको इनकी फॉरेस्ट की जरूरत थी, टिम्बर की आवश्यकता थी रेल वगैरह बनाने के लिए और काफ़ी अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसीलिए हुआ क्या, उसके बाद भी देखिए जब हमको आज़ादी मिली, ब्रिटिशर्स ने तो किया ही किया, उसके बाद में हमें आज़ादी मिली तो काफ़ी सालों तक 2005 तक भी इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और इनके राइट्स का हनन होता रहा। और आखिरकार 2005 में एक एक्ट पास हुआ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसके पॉइंट्स हमने जिनमें इनको अधिकार रहेगा माइन्यूट फॉरेस्ट जो होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करने का। लेकिन देखिए 2005 में पास हुआ और उसमें भी अभी काफ़ी तरह की डिस्क्रिपेंसीज हैं। उससे पहले देखिए वृंदा करात अपनी स्टोरी भी बताती हैं, अपनी स्टोरी में ये कहती हैं कि देखिए कि हमने पूरी कोशिश करी कि एक अच्छा राइट एक्ट पास किया जाए, और एक ज़्यादा से ज़्यादा यानी जो दलित्स वहाँ पे रहते हैं, नॉन फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी हैं, यानी जो 75 सालों से नहीं रह रहे और जो 1980 से रह रहे हैं यानी 25 सालों से रह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा वृंदा करात जिन्होंने जो CPI की है, इन्होंने कहा था कि हमने काफ़ी अच्छा लॉ पास करवाने की उस टाइम पर कोशिश करी थी, लेकिन जो ये है इनकी लॉबी होती है, जो देखिए जो माइनिंग कंपनीज़ हैं, प्राइवेट पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनकी लॉबी होती है, इन्होंने काफ़ी लॉबिंग करी उस टाइम पर और एक डाइल्यूट कर दिया गया। यानी जिस लॉ को हमने पास कराने की कोशिश करी, यानी जिसमें नॉन ड्वेलर्स हैं फॉरेस्ट के यानी दलित से, उनके राइट्स भी यू कैन से इसको 75 साल कर दिया गया, 1980 से ना करके इसको 75 साल कर दिया गया, और सिर्फ फॉरेस्ट के जो ड्वेलर्स है यानी ट्राइबल कम्युनिटी है उन्हीं को इस राइट जो एक्ट है उसमें शामिल किया गया। तो देखिए इनकी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कई तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, तो होता क्या है इरिगेशन के प्रोजेक्ट से काफ़ी वाइड स्केल पर यू कैन से रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है। ये इस बार एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन भी आया था, एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन था, केस स्टडी थी इसी प्रकार से कि जो ये है ट्राइबल को रिहेबिलिटेट करना है तो आपकी जो एक आइडियल पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो आपके अनुसार ये कैसी होनी चाहिए, तो आप भी सोचकर बताइए कि अगर किसी प्रोजेक्ट से ट्राइबल रिहेबिलिटेट उनको करना है तो उनकी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं जिससे कि ये 3 रीजन्स बताती हैं मेनली कि जिससे कि जो इनके ट्राइबल्स के जो एक्ट हैं वो वायलेट हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने काफ़ी एक सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन पास की हैं जिससे ट्राइबल्स के जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं वो हर्ट होते हैं। और देखिए पहले तो क्या होता था, फ्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता था, ग्राम सभा का कंसेंट लेना पड़ता था यहाँ पे देखिए, लेकिन मोदी सरकार ने इसको वायलेट कर दिया। काफ़ी सारे लॉ ऐसे पास किए गए जैसे कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट और कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट। तो ऐसे एक्ट्स पास करने से जो ट्राइबल जो ये लोग हैं इनके वायलेशन में हैं। और उसके बाद में देखिए जो हियरिंग होनी चाहिए, यानी कोई भी प्रोजेक्ट पास करने से पहले या फिर लॉ पास करने से पहले ग्राम सभा से कंसेंट लेनी जरूरी होती है, लेकिन कोल माइंस जब भी हम कोई वहाँ पे होते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी डाइल्यूट किया गया है और
लेते नहीं है, आमतौर पे प्रैक्टिकली किसी तरह की अनुमति या फिर कंसेंट नहीं ली जाती है ग्राम सभा से, और इसीलिए इनके राइट्स वायलेट होते हैं। अब आगे वृंदा करात ने काफ़ी सारे स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो सब में कैसे कैसे अलग अलग ढंग से जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसका वायलेशन हो रहा है। लेकिन देखिए सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद कर लीजिए, एक याद। हमें तैयारी ऐसी करनी है सिर्फ जिसका जितना जरूरत हो हम वो याद करेंगे, फालतू की चीज़ याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखिए इतना सारा जब आप मेंस के पेपर लिखेंगे, जब आप देखिए मॉक टेस्ट ट्राई करेंगे या फिर मेंस लिखेंगे, तब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो और याद रहना चाहिए। अब देखिए इन्होंने वृंदा करात ने अब सभी स्टेट्स के अलग अलग के एग्जाम्पल दिए हैं, कैसे महाराष्ट्र में वायलेट हो रहा है, कैसे तेलंगाना में वायलेट हो रहा है। तो इतने ज़्यादा कभी भी आपको याद नहीं रहेंगे, जो चीज़ याद ही नहीं रहनी उसको पढ़ के फ़ायदा क्या। सिर्फ इतना याद करो, अब एक ही ला याद कर लो, जैसे तेलंगाना का एग्जाम्पल याद कर लो, सिर्फ एक, कि कैसे तेलंगाना ने वायलेट किया है। तेलंगाना ने क्या किया है, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरह की खेती होती थी उसको इलीगल करार दे दिया गया कि आप इस तरह की, ट्राइबल्स को कहा कि आप इस तरह की खेती नहीं कर सकते, अगर आप इस तरह की खेती करते हैं तो वो इलीगल है। तो बस एक एग्जाम्पल आप याद रख लो। और दूसरा जो पॉइंट बताते हैं, एक पॉइंट तो आपका हो गया कि किस तरह से ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दूसरा ये कारण बताती हैं कि एक पॉलिसी बेस्ड वार चल रहा है मोदी गवर्नमेंट का, यानी वो मोदी गवर्नमेंट क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या होता है कि जैसे ये उसके चक्कर में देखिए इसको काफ़ी डाइल्यूट कर दिया गया है। और जैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए था, और इसके मेंबर्स हैं, या तो मेंबर्स इनके अपॉइंट ही नहीं किए गए हैं, या फिर अपॉइंट किए गए हैं तो सरकार द्वारा ऐसे मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं जो कि सिर्फ सरकार के पक्ष में बोलते हैं, और जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो बिल्कुल कम हैं। और पिछले देखिए मोदी सरकार ने क्या किया, पहले 3 महीनों में 41 में से 33 प्रोजेक्ट्स को पास कर दिया गया, इससे कि 7,000 जो हेक्टेयर्स है फॉरेस्ट लैंड का वो दे दिया गया डेवलपमेंट के लिए, यानी प्रोजेक्ट्स के लिए। और इससे इनके जो ट्राइबल के जो घर था, यानी अब उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए डेलिब्रेट फ्रीज कर दिया गया है। डेलिब्रेट फ्रीज करने का मतलब ये है कि इस एक्ट के तहत पट्टा देना होता है ट्राइबल्स को, यानी अगर कोई भी ट्राइबल यह कहता है कि देखिए मैं 75 सालों से इस लैंड पर रह रहा हूँ और 3 जनरेशन से रह रहा हूँ, तो आप मुझे इस लैंड की माइनर प्रोड्यूस को यूज़ करने के लिए एक पट्टा प्रोवाइड कीजिए, टाइटलमेंट प्रोवाइड कीजिए। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने एक तरह से अनऑफिशियल फ्रीज है, मतलब काफ़ी कम पट्टे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और ट्राइबल्स को उनके राइट्स नहीं मिलते। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यह बता दिया कि मई 2015 से अप्रैल 2016 के बीच में हर 8 क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए, हर 10 क्लेम में से, यानी 10 में से 8 क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए टाइटलमेंट के लिए। और फिर ये एग्जांपल देती हैं कि त्रिपुरा जो कि लेफ्ट स्टेट है, इसमें से कि 98% जो ट्राइबल क्लेम्स हैं वो एक्सेप्ट किए गए हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। उससे पहले क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा और बताता हूँ, और जो पॉइंट्स जो मैंने खोज के लिखे हैं एक होलिस्टिकली डिस्कस हो जाएगा। और देखिए कौन कौन से रीजन है। 3 पॉइंट तो वृंदा करात ने बताया, ये पॉइंट हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड कम्युनिटीज़, डॉक्यूमेंटिंग अच्छे से नहीं हो पाती इनकी, और ये फाइल लेके जाते हैं, इनकी फाइल्स रिजेक्ट हो जाती है कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमी निकाल के, रेड टेपिटिज्म निकाल के। और फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का भी एक कंट्रोल रहता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं फॉरेस्ट पे। वो सोचते हैं कि ट्राइबल्स के पास में अगर राइट्स आ गए तो हमारे राइट्स कम हो जाएंगे। और दूसरा जो नैरो इंटरप्रिटेशन, यानी एक इसकी देखिए बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, लेकिन इसकी नैरो इंटरप्रिटेशन होती है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की। और इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री भी काफ़ी तरह से ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दे देती है डेवलपमेंट के लिए, और ज़्यादा से अपने, जैसे कैंपा मान लीजिए, कई लाज में तो इन्वायरमेंटल के वो भी है, कंट्राडिक्शन भी है। कैंपा का जो है उसमें और ट्राइबल रेक्ट्स में कंट्राडिक्शन है। और डिलेड नोटिफिकेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका भी डिले किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिलता, कई बार रिलायबल डाटा नहीं मिलता, इसलिए भी उनको मना कर दिया जाता है। और कॉन्ट्ररी फॉरेस्ट लेजिस्लेशन और इलीगल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, जब भी आए तो ये आप जरूर लिखना। तीन पॉइंट से देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप सिर्फ 3 पॉइंट लिख दो, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पॉइंट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। 3 की बजाय आप आंसर में अपने ये इतने सारे पॉइंट्स लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स की संभावना रहेगी। तो बजाय उन तीनों को डिटेल में लिखने के बजाय एक डाइवर्सिटी लाओ अपने आंसर्स में, इसलिए ये होलिस्टिकली हमने डिस्कस करने की इसको कोशिश करी। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि चेयरमैन कौन होता है नेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का। क्या ये PM होता है, या फिर FM होता है, या फिर होम मिनिस्टर होता है, कोई भी आप बना दीजिए। एक ऑप्शन आप अपने आप से सोच लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और चेयरमैन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट कौन होता है। उसके बाद में देखिए जुडिशरी का भी एक एंगल है।
जुडिशरी ने पहले बहुत कोशिशें की कि इनको राइट्स देने की, समता जजमेंट आई और नियमगिरी जजमेंट भी आई। नियमगिरी में भी ट्राइबल्स को उनको राइट्स देने की बात कही और जो ग्राम सभा की कंसेंट थी उसको कंपलसरी कहा गया। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों में जुडिशरी भी एक मिक्स्ड सिग्नल दे रही है और जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ में जो केसेस हैं, अब जुडिशरी ने एक सबको जो क्लेम्स इनके रिजेक्ट करते हैं, जुडिशरी ने सबको क्लब कर दिया है। क्लब करने से एक जॉइंट पिटीशन इनके सामने है। तो देखना ये है कि जुडिशरी अब पॉजिटिव, जो पिछले काफ़ी समय से पैसिव है इस मामलों में, पहले तो देखिए इन्होंने एक्टिविज्म दिखाया, अब पैसिव है, तो क्या जुडिशरी फिर से एक जो ट्राइबल राइट्स है उनके संदर्भ में एक जो है एक्टिविज्म का रोल निभाएगी या नहीं निभाएगी? बस यही है, पूरा का पूरा आर्टिकल है और कुछ नहीं। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट ये है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो कम से कम, बल्कि जिनके क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं फॉरेस्ट में यूज करने के लिए माइनर प्रोड्यूस, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है कि वो जो है इंक्रोचर्स हैं, यानी उन्होंने लैंड इंक्रोच किया है। अगला जो आर्टिकल है इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड है। रनिल विक्रमसिंघे जो इनके प्राइम मिनिस्टर है उससे रिलेटेड उनका इंटरव्यू है इस पूरे आर्टिकल में। तो आर्टिकल में देखिए काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में तो नहीं डिस्कस की गई, मेनली उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस की गई है और जो तमिल इशू है वहाँ पर उससे रिलेटेड ज़्यादा डिस्कस की गई है। तो देखिए पूरे आर्टिकल्स में जो 4-5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा जल्दी डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ जो इंडिया श्रीलंका होता है, एक सेकेंड, थोड़ा आपको मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ जल्दी, आप एक सेकंड रुक जाइए बस, चल छोड़ देते हैं। देखिए टाइमलाइन हम डिस्कस करते हैं इसकी। हुआ क्या था, सबसे पहले इनका देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? जब 1947 के आसपास। उससे पहले कुछ तमिल्स थे जो इनके श्रीलंका में रहने चले गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर भी राज किया था और वहाँ पर टी ट्रांसप्लांटेशन होता था, तो कुछ लोग हमारे तमिलनाडु से जाकर वहाँ बस गए थे। लेकिन जब उनका श्रीलंका आज़ाद हुआ तो उनको काफ़ी कम राइट्स दिए गए और बढ़ते बढ़ते ये बात पहुँच गई 1980 के पास में आसपास। तो 1980 के आसपास जब ये बात पहुंची तो देखिए वहाँ पर एक अलग से देश की मांग करने लगे श्रीलंका में, यानी तमिल के लिए अलग से देश हो, श्रीलंका का आधा हिस्सा काट के, तो एक लिट्टे का उभार हुआ। तो इनको और भी देखिए तमिल्स को वहाँ पे लैंग्वेज राइट से भी वंचित रखा है और काफ़ी तरह के तमाम तरह के इनके साथ यू कैन सी दैट डिस्क्रिमिनेशन किया गया श्रीलंका के अंदर, इसीलिए इन्होंने अलग से देश मांग करी और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वहाँ भी उभर कर आए और लिट्टे एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट उभर के आया वहाँ पर। तो देखिए लिट्टे जब वहाँ पर उभर के आया तो इनके बीच में एक जजमेंट समय 13 अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, हमने और इन्होंने एक समझौता किया था श्रीलंका ने और हमने, जिसमें हमारी पीस कीपिंग फोर्स गई थी वहाँ पर और इन्होंने कहा था कि श्रीलंका ने कहा था कि हम तमिलियंस को राइट देंगे वहाँ पर और इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो समझाएगी कि ये लोग जो लिट्टे के लोग हैं तमिल है वहाँ पर अलग देश की मांग कर रहे हैं कि वो अपने हथियार गिरा देंगे और एक शांति प्रोसेस में भाग लेंगे। तो इस तरह का बातचीत हुई थी 1987 में जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन उसके बाद में जो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे श्रीलंका में गई तो उनके लिए एक दुर्लभ स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि देखिए उस टाइम तक तमिल भी इनके खिलाफ हो गए थे इंडिया की फोर्सेस के। तो उन्होंने कहा था कि आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, और तमिल के जो लोकल जो श्रीलंका के लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स तो वैसे भी इंडिया के खिलाफ हो गए थे कि वो कह रहे थे कि इंडिया हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी हमारे जवान शहीद हुए थे, काफ़ी जवानों वहाँ पे शहीद हुए थे और चौतरफा आक्रमण यू कैन से दैट लिट्टे भी हमारे खिलाफ था, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी हमारे खिलाफ थी। तो जब भी हम कुछ करते तो पहले से बता दिया जाता था एक इंटेलिजेंस को कि इंडिया की फोर्सेज आ रही हैं, इसलिए काफ़ी नुकसान हमें वहाँ पर उठाना पड़ा था। और आखिरकार हुआ क्या, देखिए लिट्टे तो अलग से देश की मांग करता ही रहा, पर भाकरन जो वहाँ पर था 2008 के आसपास एक वार हुआ, 2008 के आसपास एक वार हुआ जिसमें देखिए श्रीलंका की आर्मी ने लिट्टे को ख़त्म कर दिया। और अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है असली। आरोप यह लगता है कि श्रीलंका की आर्मी ने जब लिट्टे के खिलाफ वार चल रहा था तो तमिल के निर्दोष लोगों पर काफ़ी अत्याचार किए और इनके अधिकारों को हनन किया। तो अब यही इशू है। एक तो बात होती है कि श्रीलंका के जो तमिल है इनको जो माइनॉरिटी है वहाँ पे तमिल श्रीलंका में इनको पूरे राइट्स दिए जाएं और ऑटोनॉमी इनको दी जाए। तो इसी से रिलेटेड ये बातचीत होती है पूरे के पूरे आर्टिकल में। ये कहते हैं कि अब देखिए और राजपक्ष से गए तो वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई थी 2000 पिछले साल, नई गवर्नमेंट सिरिसेना के रूप में आई और इन्होंने अब ये अच्छा काम कर रही है, ये तमिलियंस को काफ़ी राइट्स दे रही हैं। और इसी के संदर्भ में काफ़ी क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और जो राइट्स तमिलियन को दिए जाने हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाना है, उसके पास में आपने कितने नंबर्स हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए आपके पास प्रॉपर संख्या है कि नहीं है, अपोजिशन पार्टीज आपके साथ हैं कि नहीं है, राजपक्ष से आपके साथ है कि नहीं है। तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट,
और भी काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो फिशरमैन का इशू है, लेकिन उन पे कुछ भी सिर्फ एक नाम है इनका। तो अलग से हम जब कभी भी इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस डिस्कस करेंगे तो ये सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए उसके बाद में क्या है, एक सेकेंड, अगला जो है, अब जो ETC है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। FTA के बाद में, यानी आपको पता होगा, देखिए एक होता है FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कल भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में कस्टम यूनियन आता है, अब सेपा आता है, सेका आता है। सेपा और सेका में सर्विसेज भी शामिल होती है। उससे पहले एक ये भी आता है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ETCA। अब श्रीलंका के साथ हमने ऑलमोस्ट 2004 में एक FTA साइन किया था। अब बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए और ETCA साइन किया जाए। देखिए एक सेकेंड, हाँ, तो उसके क्या है, उसके फ़ायदे क्या होंगे? अगर देखिए हमारा श्रीलंका के साथ में ETCA साइन होता है तो इकोनॉमिक फ़ायदा बहुत होगा, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा, हर तरह का फ़ायदा होगा। पॉलिटिकल फ़ायदा के रिलेशंस अच्छे होंगे, इकोनॉमिक फ़ायदा, देखिए इकोनॉमी उनकी भी बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी। जो हमारे साउथर्न स्टेट्स हैं उनका श्रीलंका के साथ में काफ़ी ट्रेड है। स्ट्रेटेजिक फ़ायदा ये है कि उनका जो टिल्ट है अभी चाइना के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम ETCA साइन करते हैं तो उनका जो झुकाव है इंडिया की तरफ भी आएगा और एक मोरल बूस्टर भी रहेगा। लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें ये हैं कि श्रीलंका आरोप लगाता है कि देखिए इंडिया तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो साइन हो गया तो सारी की सारी मार्केट हमारी कैप्चर कर ली जाएगी इंडिया के द्वारा, और इससे इंडिया को ज़्यादा फायदा होगा। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं, कहते हैं कि ज़्यादा चैलेंज है, ज़्यादा फायदा इससे होगा नहीं। और एक व्यू ये है कि इसको पास करने से, यानी ETCA साइन होने से इंडिया के साथ में वहाँ पे जो है इनइक्वलिटीज़ और भी बढ़ जाएंगी, यानी असमानताएं बढ़ जाएंगी। और एक व्यू ये है कि वहाँ पे तो ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका के अंदर में, तो कुछ खास फायदा होगा नहीं दोनों देशों को इससे। लेकिन फिर भी इस पर देखिए बातचीत चल ही रही है। वहाँ के जो सेक्शंस हैं वो अपोज कर रहे हैं इसको, कि श्रीलंका के कई सेक्शंस कहते हैं कि हमें ये इंडिया के साथ में नहीं साइन करना चाहिए। तो अगला जो आर्टिकल है वो रोहिंग्या से रिलेटेड है। रोहिंग्या आपको पता होगा कि एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है म्यांमार के अंदर में, और इनका जो धर्म है मुस्लिम धर्म है, और जो म्यांमार है बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है, और काफ़ी सालों से ये कहते हैं कि हम 8वीं सेंचुरी से हम वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आते आते हुआ क्या, 1970 के बाद में म्यांमार की गवर्नमेंट ने ये कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखिए म्यांमार बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये लोग हैं, ये लोग अभी अभी आए हैं, हाल ही में पिछले कुछ सालों में आए हैं, और ये बांग्लादेश से रहकर आए हैं रोहिंग्यास, तो इनको हमारे देश से निकाला जाए। 1982 में एक लॉ पास किया, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 1982 में एक लॉ पास किया इन्होंने, म्यांमार की गवर्नमेंट ने, और रोहिंग्यास को इनके राइट से यानी सिटीजनशिप से वंचित कर दिया गया और कहा कि ये हमारे देश के हैं ही नहीं। उसके बाद में बहुत सारे राइट्स होते हैं म्यांमार में बुद्धिस्ट मॉन्क्स की और जो मुस्लिम्स रोहिंग्यास के बीच में, और इन पर और भी काफ़ी तरह के अत्याचार होते हैं। इनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है और वोटिंग का अधिकार भी इनको नहीं दिया गया है। और रोहिंग्यास कौन कौन से देशों में रहते हैं? रोहिंग्यास बांग्लादेश में रहते हैं, इंडिया में भी काफ़ी संख्या में रहते हैं, थाईलैंड, मलेशिया और चाइना, यहाँ भी रोहिंग्यास रहते हैं। क्योंकि देखिए जब इन पर अत्याचार होता है तो ये माइग्रेट कर जाते हैं और दूसरे देशों में रहते हैं। तो अभी फिलहाल की सिचुएशन में आप देखिए 13 लाख रोहिंग्यास हैं म्यांमार के अंदर में, और बांग्लादेश के अंदर में 3 लाख जो इलीगली रह रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में इन पर अत्याचार हुए इसलिए ये भाग कर बांग्लादेश में आ गए। अब एक और चीज़ जो है, देखिए पिछले दिनों आपने देखा होगा एक इशू सुर्खियों में था। अब जबकि म्यांमार में इन पर काफ़ी अत्याचार हो रहा था, तो एक तरह से एक ज़बरदस्त ढंग से इनका माइग्रेशन स्टार्ट हो गया इन देशों के बीच में। ये देखिए थाईलैंड में गए, ये इंडोनेशिया में गए, मलेशिया में गए, और इन देशों में इनका जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन मलेशिया, देखिए इंडोनेशिया जो है एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, और यहाँ भी मलेशिया में भी काफ़ी अमाउंट में मुस्लिम्स है, तो इनको लगता है कि यहाँ सेफ्टी मिलेगी। बांग्लादेश में वो जाते नहीं है, बांग्लादेश में ऑलरेडी जो रिसोर्सेज का क्रंच है, इसलिए वो जाना चाहते हैं इन देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में। लेकिन इन्होंने इनको लेने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वो समुद्र के बीच में फंस कर रह गए थे। इसीलिए ये सारा का सारा जो है एक क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गए थे। तो ये पिछले साल सुर्खियों में था ये इशू काफ़ी ज़्यादा, रोहिंग्यास का इशू, और ये तमाम तरह के। लेकिन अभी क्या है, अभी देखिए हुआ क्या, अभी ये हुआ कि एक जो म्यांमार की मिलिट्री पोस्ट है, वहाँ की मिलिट्री पोस्ट पर एक अटैक हुआ और वहाँ के 9 जवान जो हैं वो मारे गए, जो म्यांमार आर्मी के। उसके बाद में जब उनके नौजवान मारे गए और उनकी जो आर्मी पोस्ट पर अटैक हुआ, रोहिंग्यास ने, उनका आरोप है कि जो ये अटैक किया था वो रोहिंग्यास ने किया था। और उसके बाद में उन्होंने जो रोहिंग्या डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पर म्यांमार के अंदर पर, वहाँ पर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है आर्मी का। तो आरोप यह लग रहा है इन पर कि वहाँ पे पूरी की पूरी जो आर्मी है वहाँ पे घरों को जलाया जा रहा है, और काफ़ी लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं, और काफ़ी मात्रा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गया है। जो लोकेलिटी है, रोहिंग्यास की लोकेलिटी है वहाँ पर, क्योंकि आर्मी जो म्यांमार की आर्मी है उन्होंने ऑपरेशन चलाया हुआ है। अब क्या है
देखिए इनकी फॉरेन मिनिस्टर है, वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर है लेकिन सारी की सारी पावर्स इनके पास ही है। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे और पावर सोनिया गांधी के पास में थी, तो ये सोनिया गांधी है, मतलब उल्टा है यहाँ पे, सारी पावर्स इनके पास में है यहाँ पर। तो देखिए डी फैक्टो प्रेसिडेंट यही है, कहने को ये फॉरेन मिनिस्टर है लेकिन किसी क्लास के कारण ये प्रेसिडेंट बन नहीं पाई थी। तो ये मिल रही हैं अभी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में, जो एशियान के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, यानी जो इंडोनेशिया और मलेशिया जहाँ पे रोहिंग्यास जाते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिल रही हैं और जो रोहिंग्यास की प्रॉब्लम है उनका परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो देखिए यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 30,000 रोहिंग्यास हैं जो अभी इस पूरे वायलेंस से, यानी जो अब आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया हुआ है इससे डिस्प्लेस हो गए हैं। और जब सू की सत्ता में आई तो इन्होंने एक जो पूर्व यूएन सेक्रेटरी हैं कोफी अन्नान, इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया है और रोहिंग्यास के जो ये प्रॉब्लम है इसको परमानेंटली इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। उसके बाद में क्या देखिए, अब दिक्कत यह है कि वहाँ पे देखिए म्यांमार में अब एक तो जो वहाँ पे मिलिट्री है उसका क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है, ऊपर से जो वहाँ की जुडिशरी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लैक कर रही है, वहाँ पे है ही नहीं, जुडिशरी बहुत अच्छे से वहाँ पे वर्क नहीं करती, और एनजीओ भी वहाँ पर नहीं है, वर्कर्स भी नहीं है, मीडिया की एक्सेस भी वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि डेमोक्रेसी आने के बाद भी किस तरह से डेमोक्रेसी अभी कमज़ोर है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी वहाँ पर थोड़े हद तक आ गई है म्यांमार में, लेकिन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी अभी भी नहीं आई है, क्योंकि देखिए अगर डेमोक्रेसी होती तो इस तरह का अत्याचार वहाँ पर नहीं होता आर्मी के द्वारा। तो अब लास्ट में ये बताती हैं कि आशा ये शू की करते हैं, कंक्लूजन यानी निकालते हैं कि शू की इस तरह से इनको जो इस पूरी की प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकालेंगी और रोहिंग्यास को उनके राइट्स प्रोवाइड करेंगी, ऐसी आशा व्यक्त करते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आया था देखिए 2016 में यूपीएससी में, 2015 में आया था। इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लीजिए। ये 3 कम्युनिटीज़ को मैच करना था। कुर्द कहाँ है? कुर्द बांग्लादेश में नहीं है, आपको पता ही होगा, सीरिया का इशू हम डिस्कस करते रहते हैं। तो कुर्द है सीरिया के अंदर में, मधेसी नेपाल में, सही है। रोहिंग्यास म्यांमार में, सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप ही देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। अब अगर कुर्द गलत है तो देखिए आप कई बार क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कीजिएगा, अगर अगर आपको लगता है कुर्द तो बांग्लादेश में है नहीं तो पहले को काट लो, तो अब आंसर होगा 3 में ही होगा। अब मधेसी है नेपाल में, बिल्कुल सही, तो यानी दूसरा सही है। रोहिंग्यास है म्यांमार में, तीसरा बिल्कुल सही, तो दूसरा तीसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देखिए इशू डिस्कस कर सकते हैं कोई भी, और ये 2015 का क्वेश्चन था तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आज 37 मिनट्स की ये वीडियो हो गई है। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।